हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। लक्ष्य वर्धिका सीरीज में आप सबका स्वागत है। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, साथ साथ क्लास को देखते रहें और साथ साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम 11 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 1 का पेपर करेंगे, जिसमें हम सिर्फ मैथ्स के जो क्वेश्चन है 15 वो अटेम्प्ट करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब कोई दुकानदार 10% की छूट देता है तो उसे 35% का लाभ होता है। यदि वह 20% की छूट देता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता? यहाँ पे है लाभ, ठीक है, लाभ होता। अब यहाँ पे देखो, उस पे अंकित मूल्य पे छूट दी 10% की, तो अंकित मूल्य का कितना परसेंट? जिस पे उसने बेचा वस्तु को 90%, तो 90% किसका? अंकित मूल्य का। यहाँ पे लिख देंगे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। और यहाँ पे जो ये विक्रय मूल्य है उसको लाभ हुआ है 35% का, तो यहाँ पे क्रय मूल्य का कितना परसेंट हो गया? क्रय मूल्य का 135। अब यहाँ पे देखो, अंकित मूल्य का 90% बराबर है क्रय मूल्य का 135%, तो 90% के बदले क्रय मूल्य का कितना? 135%। 1% के बदले निकालेंगे तो बटा 90। अब निकालना कितना है? यहाँ पे छूट कितनी दी है? 20% की, तो 20% की छूट दी तो वस्तु कितनी बच गई? 80%। तो 80% के बदले निकालेंगे तो गुणा 80। जीरो से हमारा कट गया जीरो, 9 से काटेंगे 9 एक कम 9, 9 पंजे 45, 15 अट्ठे 120। अब यहाँ पे देखो 100 की वस्तु थी, क्रय मूल्य कितना था? 100 था, और अब रह गई वस्तु कितनी? 120%। तो लाभ कितना हुआ? 120 माइनस 100, कितना लाभ हो गया? यहाँ पे 20% का लाभ। तो यही हमसे पूछा था कि 10% की बजाय अगर 20% की छूट दी होती तो कितना लाभ होता। जब 10% की छूट दे रहे थे तो लाभ कितना हो रहा था? 35% का। तो अब यहाँ पे अगर 20% की छूट दी तो लाभ कितना हो रहा है? 20% का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 6 आदमी एक कार्य को 48 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम करता है। अब यहाँ पे देखो, एक आदमी है जो, एक मैन कितना काम कर रहा है? 2 औरतों के बराबर, 2 औरतों के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वो आदमी बटा औरत, कितनी कार्य क्षमता निकाल लेंगे, है ना? औरत कितना आ जाएगा? 2/1, यानी कि आदमी की कार्य क्षमता 2 है तो औरत की कार्य क्षमता कितनी है? 1। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? यहाँ पे कुल कार्य निकालना। कुल कार्य कैसे? 6 आदमी हैं, 48 दिन में एक काम करते हैं, और एक दिन में एक आदमी कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो यहाँ पे कुल कार्य निकालेंगे, कुल कार्य। तो कुल कार्य हमारा कितना आ गया? 48 गुणा 6 गुणा 2, क्योंकि एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। अब कितने बंदों को काम करना है? 4 आदमी को, तो 4 गुणा 2, क्योंकि एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी? 2, प्लस 8 महिलाएं, महिलाओं की कार्य क्षमता कितनी? 1। तो टोटल कार्य क्षमता कितनी हो गई? 16। तो अब किस कार्य क्षमता से काम होगा? 16 की कार्य क्षमता से। 16 तिया 48, 3 छिक्के 18, 18 दूनी 36। तो कितने दिन में काम हो जाएगा? 36 दिन में, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई दुकानदार एक वस्तु को 6,750 रुपए में बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? अब यहाँ पे देखो, ये जो 6,750 रुपए हैं, ये कितने परसेंट के बराबर हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? हानि हो रही है, हानि हो रही है, यानी कि क्रय मूल्य का 90%, 100 माइनस 10, क्योंकि 10% की हो रही है हानि, तो विक्रय मूल्य कितना रह गया? 90%। तो ये जो 6,750 रुपए हैं, ये कितने परसेंट के बराबर हैं? 90% के बराबर है। अब यहाँ पे क्या करना है? लाभ कमाना है, कितना? 10% का। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10, कितना? 110%। तो गुणा 110 कर देंगे। जीरो से कट गया हमारा जीरो, 9 से काटेंगे 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, जीरो, ठीक है। 110 गुणा 750, सॉरी 11, सिर्फ 11, जीरो से हमारी जीरो यहाँ पे कट गई, तो 750 गुणा 11, जीरो से 11 पंजे 55, 5 11 7 77 और 5 82, कितने रुपए हो जाएंगे? 8,250 रुपये में इसको बेच देंगे तो हमें 10% का लाभ होगा। कौन से ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखो, ये आ गया हमारा 3D का क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 6
6 गोलाकार गेंदों को लबालब भरी हुई एक बाल्टी में डुबोया जाता है। एक यहाँ पे मान लो बाल्टी पानी से भरी हुई है, उसमें 6 गेंदें हमने डाल दी। जब हम 6 गेंदें उसमें डालेंगे, बाल्टी अगर पूरी भरी हुई है तो जितनी गेंदों का आयतन होगा, जितना गेंदों में वजन होगा, उतना ही पानी बाहर निकल के आएगा बाल्टी से, क्योंकि बाल्टी ऑलरेडी पूरी भरी हुई है। अगर बाल्टी खाली होती तो पानी बाहर नहीं आता, उसको कवर कर लेता, लेकिन बाल्टी हमारी पूरी भरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे देखो दे रखा है भरी हुई एक बाल्टी में डुबोया जाता है। तो इनडायरेक्ट ये कहना चाह रहा है कि ये जो 6 गोलाकार गेंदें हैं, इनका जो आयतन है वो उसके निकले हुए पानी को, यानी जो सेम आयतन है, क्योंकि पानी हमारा वो जिसका जितना आयतन होगा गेंदों का उतना ही पानी बाहर निकलेगा, उसको 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में एकत्रित किया। बेलनाकार जार में एकत्रित किया यानी कि एक बेलन नुमा आकृति में उसको डाल दिया। अब यहाँ पे देखो ये जो गोलाकार गेंदें हैं, तो गोले का आयतन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है। ठीक है, जितना आयतन होगा उतना ही पानी निकलेगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब गुणा 6, क्योंकि यहाँ पे गेंदें कितनी हैं, 6 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4/3 पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7, r क्यूब कितना, r है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो गुणा 7 और गुणा 6। ठीक है, ये वाला जो आयतन है, यहाँ पे जितना पानी निकला है उसको हमने किस में डाला है, एक बेलनाकार आकृति में। तो सबसे पहले हमें बेलन का भी आयतन पता होना चाहिए, है ना, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब यहाँ पे 22 पाई की जगह 22/7, r हमें दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणा 14। h हमें निकालना है, h निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो 7 से कट गया हमारा 7, 22 से हमारा 22 कट गया, वैसे तो 22/7 पूरा कट जाता है ना। अब 3 से कट गया 2 पे, है ना, और 7 से कट गया 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 से हमारा ये वाला 2 कट गया, ये 7 से फिर से 2 पे कट जाएगा, और 2 से यहाँ पे हमारा 2 कट गया, ये 7 इधर आके गुणा हो जाएगा। तो h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। h की लंबाई हमसे पूछी थी कि पानी की ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ पे r हमें दे दिया था, जो भी बेलन था जिसमें पानी को डाला था उसका r दे दिया था, h हमसे पूछा था। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक तो गोले का आयतन पता होना चाहिए, एक बेलन का आयतन पता होना चाहिए। ये वाला आयतन और ये वाला आयतन इक्वल होगा, जिससे हमारी h की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सरिता ने 18,600 रुपए का ऋण, जिसका कुछ अंश 5% पे शेष 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया। 4 वर्षों बाद उसे ब्याज के रूप में 4800 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। देखो यहाँ पे कुछ अंश दिया 5% पे, कुछ दिया 8% पे, और टोटल पे उसको जो हमारा परसेंटेज होगा वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें ब्याज दे रखा है, परसेंटेज में ब्याज नहीं दे रखा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम अपना इसका एक परसेंटेज निकाल देंगे कि टोटल कितने % ब्याज उसने 1 साल में दिया। तो यहाँ पे देखो ये कितने साल का ब्याज है, 4800, 4 साल का ब्याज है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, इसके बटा में 4 कर देंगे, कितना, 1200 रुपये। अब ये 1200 रुपये हमें कितने रुपये में मिले हैं, ये मूलधन पे मिले हैं, तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 1200 बटा 18,600 गुणा 200, है ना, 2 जीरो से कट गई हमारी 100, परसेंटेज के लिए गुणा 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 12 से कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा 3 पे, 4 से कट जाएगा 4 चौके 16, 4 से भी नहीं जाएगा पूरा, 2 से कटेगा 6 पे, 2 से कट जाएगा 93 पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 से कटेगा 2 पे, 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखो 200/31%। तो 1 साल का जो ब्याज कुल हमने मिला के ब्याज दिया वो कितना दिया, 200/31%। तो 1 साल में पहले ब्याज कुछ हिस्से पे कितना दिया, 5%, दूसरे हिस्से पे 8%, दोनों को मिला के ब्याज कितना दिया, 200/31%। तो सबको 31 से गुणा कर देंगे, है ना, इसको भी 31 से गुणा और इसको भी 31 से गुणा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 155, और ये हो जाएगा 248, और इसको मिला के कितना है, 200 है। तो यहाँ पे एलिगेशन मेथड लग जाएगा हमारा, एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं, 155, 248 और बीच में कितना, 200, तो कितना आ गया, 48 और 45, जो हमारा कितना हो गया,
3 से काटेंगे 16 पे, 3 से कट जाएगा 15 पे, तो 16:15 में हमारी दोनों वैल्यू हो गई। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या हमसे, दो अलग अलग ब्याज दरों पर उधार ली गई राशियों में कितना अंतर है। तो यहाँ पे अनुपात में अंतर कितना है, 1 का। अब यहाँ पे एक की वैल्यू निकाल देंगे तो 18,600 बटा टोटल अनुपात कितने, 16 और 15 31। ठीक है, 6 पे कट जाएगा तो 600 रुपये आ गया हमारा अंतर। दोनों राशियों का अंतर कितना आ गया, 600 रुपये, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ठीक है, 1.16 भाग में 1.2, ठीक है ये वाला, और ये 13.5 भाग में 0.03। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बटा में 3। सबसे पहला काम क्या है, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद इसको 3 से भाग देंगे, क्योंकि बोर्ड मास के फॉर्मूले में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 116 बटा 120 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, और यहाँ पे 2 दशमलव के बाद कितने अंक, 2 दशमलव के बाद कितने अंक, 2, तो दोनों के पॉइंट हट जाएगा अपने आप ही, गुणा, क्योंकि बीच में कुछ निशान नहीं होता तो मतलब होता है गुणा। अब यहाँ पे देखो 13.5 बटा 0.03। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, तो ऊपर 1 अंक, तो नीचे लग जाएगा 0 और ऊपर लग जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 2 अंक हैं तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे, नीचे 10 से, तो यहाँ पे 1350 बटा 3। अब यहाँ पे देखो नीचे है 3, 4 से 4 दूनी 8, 4 निम्मे 36, 4 से कट जाएगा 30 पे। ठीक है, 3 से कट जाएगा 3 चौके 12, 3 पंजे 45, 0 पे। 30 से कट जाएगा 15 से 2 पे, 15 से 30 पे। 2 से कट जाए 3 से कट जाएगा 10 पे, 2 से 5 पे, तो 29 पंजे 145। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 145। ये हमारा सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके देख लेना, इसका आंसर हमारा आएगा 145। क्वेश्चन नंबर 7, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, लेकिन किस रूप से है, अर्धवार्षिक रूप से है, तो एक राशि एक निश्चित ब्याज दर पर 1 वर्ष में, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट होता है तो 1 वर्ष में हमारे 2 टाइम पीरियड बनते हैं जब ब्याज का हम हिसाब किताब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इनडायरेक्टली जो टाइम है वो 2 काउंट होगा, 2 साल लगा लो, मतलब 2 बार हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। जब 2 बार होता है, 2 टाइम पीरियड में हमें समय दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, ये वाली संख्या देखो 729 बटा 625 हो जाती, का मतलब है नीचे वाली है हमारे क्रय मूल्य, और ये हमारा ये हमारा मूलधन, ये हमारा है मिश्र धन। तो 625 थी राशि, कितनी हो गई, 729 हो गई। जब टाइम पीरियड 2 है तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 25 और 729 किसका होता है, 27 का। तो ब्याज कितना मिला यहाँ पे हमें, 2 रुपये, किस पे, 25 पे, गुणा 100, 25 चौके 100, यहाँ पे कितना आ गया, 8%। लेकिन ये 8% हमारी अर्धवार्षिक दर आई है, अगर हमसे वार्षिक दर पूछे तो कितना इसका डबल हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 16%। अब आगे देखो, 10,000 रुपये की राशि पर उसी ब्याज दर से, कौन सी ब्याज दर से, यहाँ पे ब्याज किस रूप में करना है, वार्षिक रूप से करना है, तो वार्षिक वाली हमारी ये वाली दर लगेगी, न कि 8% वाली। ठीक है, अगर अर्धवार्षिक ही कैलकुलेट करवाते तो हमारी दर क्या होती, 8%, लेकिन यहाँ पे दर क्या पूछ रखी है, वार्षिक, तो वार्षिक कितनी हो जाएगी, 16%। तो अब यहाँ पे देखो 10,000 रुपये पर 16% के हिसाब से, तो पहले साल में 116 बटा 100, दूसरे साल में फिर से 116 बटा 100, और यहाँ पे हमारे समय कितना दे रखा है, 2.5 वर्ष, यानी कि जो अगले 6 महीने हैं, तो सिर्फ 6 महीने के लिए ही ब्याज लगेगा, तो हमारी दर आधी हो जाएगी, तो दर आधी हो जाएगी तो कितना, 108 बटा 100। ठीक है, जो 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से हमारी 2 0 कट गई, पूरे को कैलकुलेट करेंगे बटा 100, यहाँ पे सिर्फ निकट तक में पूछा है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 45 32
रुपए। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देख लेना, गुना ही करनी है सिंपल, बटा में 100, 2 दशमलव तक आएगा हमारा उसको छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे निकटतम रुपयों में लेना है हमें। और जो आएगा हमारा ये यहाँ पे जो हमारी कैलकुलेशन आएगी, ये वाली पूरी जो गुणा आएगी, ये हमारा मिश्र धन आएगा। ठीक है, मिश्र धन आएगा हमारा यहाँ पे। इसमें से हम अपना मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे सिर्फ ब्याज पूछा है, न कि मिश्र धन। ठीक है, सिर्फ हमें ब्याज निकालना है, ये वाला आंसर मत लगा देना। ठीक है, हमें सिर्फ ब्याज निकालना है, न कि मिश्र धन। ठीक है, इसमें से हम अपना ये जो 10,000 रुपये है मूलधन है, ये इसमें घटा देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा 4,532 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक छात्र को परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिनों की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी कि उसको प्रेजेंट रहना पड़ेगा 221 दिन तक। लेकिन वह प्रेजेंट कितने दिन रहा है? सिर्फ 208 दिन वह प्रेजेंट रहा है और वह अनुपस्थित में 5% की कमी आ गई। यहाँ पे देखो दिनों में कमी कितनी है, 208 और 21 में। अगर वह 221 दिन पूरे आ जाता तो वह वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता था परीक्षा में, लेकिन वह सिर्फ 208 दिन ही आया तो वह उसकी जो एक्यूरेसी थी प्रेजेंस की वो 5% कम रह गई। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिनों में कमी कितनी है? 13 दिन की है ना। 13 दिन के बदले परसेंटेज कितनी दे दी? 5%, क्योंकि यहाँ पे कितनी परसेंट की कमी रही है उसको? दिनों में कमी 13 दिन की और परसेंटेज में कमी कितनी? 5% की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिर्फ अगर एक दिन होता तो कितने परसेंट की कमी होती? बटा 13, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है हमें? परसेंटेज पूछी है उपस्थिति की। तो उपस्थिति के दिन कितने? 221, तो गुणा है 221, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, तो कितनी परसेंट आ जाएगी? 85%, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याओं का योगफल 33 है। यहाँ पे देखो a प्लस b कितना दे दिया? 33। और यहाँ पे क्या दिया है? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कितना दे दिया? 72। एचसीएफ कितना दे दिया? 3। एक चीज देखो, एलसीएम गुणा एचसीएफ हमारा दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होता है ना। ये हमारा बेसिक रूल है कि a गुणा b यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ, जो हमने अपनी क्लासों में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? एलसीएम गुणा एचसीएफ, जो क्या है? 72 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें देखो a प्लस b दे दिया 33 और a b दे दिया 216। तो एक तरीका तो ये है कि हम जो 33 के ऐसे दो टुकड़े करें जिसका जोड़ तो 33 आए और गुणा है वो 216 आए। ठीक है, एक तरीका तो हमारा हो गया ये, जिससे हमारी दोनों संख्याएं आ जाएंगी। दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा है? उन संख्याओं का अंतर बताओ। तो एक चीज देखो, यहाँ पे जब दोनों का जोड़ ही 33 है तो अंतर ज्यादा कभी नहीं आ सकता, तो ये वाला अंतर तो होगा नहीं, है ना। जब दो संख्याओं का जोड़ ही 33 है तो उन दोनों का अंतर 39 कहाँ से आ जाएगा? कभी नहीं आएगा, तो ये वाला तो पहले ही हट गया। दूसरा भी हट गया, 69 है ना। तीसरा 30 और 15 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, अगर एक संख्या 30 का अंतर है दो संख्याओं में, तो कम से कम एक संख्या होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ 33 जोड़ है, 30 का अंतर है दोनों संख्याओं में, तो 33 में से पहले तो 30 घटा देंगे तो संख्या कितनी बची? 3। 3 को दो हिस्सों में भी डिवाइड करते हैं, 2 या 3 में, 1 या 2 में, जो भी जैसे, तो उन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा 216 नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचा? 15। तो 15 को क्या करेंगे? 33 में से घटा देंगे। टुकड़े करना बता रही हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 33 माइनस 15 कितना बचा? 18। 18 को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 9 और 9। ठीक है, दो संख्याएं हमारी आ गई 9 और 9। अब अंतर कितना? 15 का, तो 15 इसमें ऐड करके देख लेंगे, तो 9 और यहाँ पे कितनी हो गई? 24। तो हमारी हो गई 9 चौके 36, 3 9 दूनी 18 और 3 216। ठीक है, हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन सही बैठ गया कि एक संख्या 9 और दूसरी संख्या 24, तो इन दोनों का जोड़ भी 33 आ रहा है और गुणा भी 216 आ रही है, तो हमारा सही बन गया ये। तो हमारे दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? संख्याओं का अंतर 15, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो ऑप्शन मेथड से कर लो, बिल्कुल भी 2 मिनट भी 1 सेकंड भी नहीं लगना वहाँ पे।
देखो सबसे पहले दो ऑप्शन तो हमारे देखते ही हट गए। जब संख्याओं का जोड़ ही 33 है तो उनका अंतर कभी भी ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में डाउट हो सकते हैं, तो दोनों को भी अगर हम रख के देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा 1 के 40 छात्रों का प्राप्तांक 92 है। 40 छात्रों का प्राप्तांक कितना? 92। दो छात्र चले गए, जिनका औसत अंक कितना था? 95। दो का औसत अंक 95, यानी कि जो छात्र गए हैं उनका औसत अंक कितना, सॉरी कुल अंक कितना? 190। अब आगे देखो, उनकी जगह दो छात्र आए हैं, यानी कि उनकी जगह दो छात्र आए हैं वापिस, फिर से छात्र कितने हो गए? 40। औसत अंक में कमी कितनी आई? यहाँ पे औसत अंक कितना हो गया? 90, पहले था 92, तो कमी कितनी आई? 2 की। कितने बंदों में? 40 में, क्योंकि पहले भी बंदे 40 थे, अब भी 40 हो गए क्योंकि वापस 2 और आ गए है ना। तो कितने अंकों की कमी आई? 80 की। तो यहाँ पे देखो 190 था, 80 कम है, तो जो आने वाले हैं उसका वजन कितना? 110। बंदे हैं 2, तो औसत वजन कितना? 55। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 55 हमारा आ जाएगा थर्ड ऑप्शन आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल कितना होगा? सबसे पहले जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिए मिलेंगे कि बड़ी संख्या से भाग देने पर इतना शेषफल बचता है, तो इस संख्या से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, तो जो 99% चांसेस है वो ये रहेंगे कि ये वाली संख्या है वो इस संख्या से पूरा पूरा भाग जाएगी। बाई चांस नहीं जाती है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसको देख लेना है कि ये वाली संख्या इस संख्या से भाग जा रही है या नहीं। अब यहाँ पे देखो 17 सत्ते 119 होता है, तो ये पूरी पूरी भाग जा रही है, तो इसकी वजह से हमारा शेषफल नहीं बचेगा। जो शेषफल बचेगा वो किसके कारण बचेगा? इसके कारण बचेगा। अब यहाँ पे 19 है, 19 को 17 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बच रहा है? 2। यही हमारा आंसर होगा। इसके अलावा मान लो यहाँ पे 5 होता, तो 5 17 से भाग नहीं जाता, तो हमारा सीधा सीधा आंसर क्या हो जाता? 5 ही हो जाता। अगर 17 से छोटी कोई भी संख्या यहाँ पे होती तो वही सेम हमारा आंसर रहता। अगर यहाँ पे 17 से बड़ी संख्या है तो उसको 17 से भाग देंगे, जो हमारा शेषफल बचेगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? 2, थर्ड ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 12। एक दुकानदार ने दो अलग अलग कंपनियों से 10,500 में 2 प्रिंटर खरीदे। उसने 2 प्रिंटर खरीदे हैं, कितने रुपए में? 10,500 रुपए में। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला है, वह एक प्रिंटर को 20% लाभ पे, मान लो एक प्रिंटर का मूल्य है x, उसको बेच रहा है 20% लाभ पे, यानी कि 120 में। ठीक है, और दूसरे प्रिंटर को 10% की हानि पर बेचता है। दूसरे प्रिंटर को क्या कर रहा है? 10% की हानि पे बेचा है। ऐसा करने पर उसे पता चला कि दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है। तो एक प्रिंटर का विक्रय मूल्य तो हमने ये निकाल लिया, दूसरे का निकाल लेंगे y का 90%, क्योंकि क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है दोनों पे। ठीक है, दूसरे पे नुकसान हो रहा है, तो अब कर लेंगे। देखो यहाँ पे 100 से 100 कट गया। अब x बटा वाई बराबर है 90 बटे 120, तो 3/4, तो x अनुपात y हमारे पास क्या आ गया? 3:4। तो जो क्रय मूल्य का अनुपात था x और y का क्या आ गया हमारा? 3 और 4। तो 10,500 को हम 3 और 4 में बांट देंगे, उसके बाद हम 1 का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, उसको 2 से गुणा कर देंगे, हमारा दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 10,500 बटा 7 गुणा 3, 1 पे ऑपरेट कर लेते हैं दोनों का अपने आप ही, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है, यहाँ पे दे रखा है ना क्वेश्चन में। तो अब देखो यहाँ पे 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 2 0, 15 तिया 45, तो 1 का क्रय मूल्य कितना आ गया? 4500। इसको कितने परसेंट लाभ पे बेचा है? 20% लाभ पे, तो 4500 पर 20% या लाभ, यानी कि 120% में 2 0 से कट के 2 0, 15 चौके 60। ठीक है, 6 15 चौक सॉरी 12 पंजे 60, 6 12 चौके 48 और 6 54। ठीक है, 5400 रुपया आ गया हमारा एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो 2 वस्तुएं हमारे पास, तो 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना? 10,800। तो यहाँ पे देखो वस्तु खरीदी थी 10,500 में, बेची कितनी? 10,800 में, तो कितना लाभ हो गया? 300 रुपए का लाभ, क्योंकि यहाँ पे लाभ हमें रुपयों में निकालना था।
अगर परसेंटेज में निकालना होता तो हम वैसे ही डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे लाभ क्या है, तो परसेंटेज में नहीं निकालना था, रुपयों में निकालना था, इसलिए हमें ये वाली कैलकुलेशन करके ही देखनी पड़ेगी कि क्रय मूल्य निकाल लिया हमने, कोई भी एक वस्तु का निकाल लेंगे क्योंकि विक्रय मूल्य समान है दोनों का, तो 2 से गुणा कर देंगे तो दूसरी दोनों का विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, गेहूं और चावल के बाजार मूल्यों का अनुपात 3:8 है और एक परिवार द्वारा उनकी खपत की मात्राओं का अनुपात 16:3 है। गेहूं और चावल के लिए किए जाने वाले व्यय का अनुपात बताओ। देखो यहाँ पे क्या है, गेहूं और चावल, ठीक है, यहाँ पे है मूल्य और यहाँ पे है खपत, जो खर्चा होगा कुल मूल्य और कुल खपत का ही होगा। तो अब यहाँ पे देखो मूल्यों का अनुपात कितना, 3:8, खपत का अनुपात कितना, 16:3। तो टोटल व्यय कितने रुपए के हिसाब से मान लो चावल मिल रहे हैं और कितनी वो खपत कर रहे हैं, वही हमारा टोटल व्यय होगा। तो 16 तिया 48, 8 तिया 24, तो हमारा व्यय का कितना आ गया, 2:1, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 35 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजाओं वाली एक पट्टी को पिघलाकर यहाँ पे एक घनाभ के आकार की कोई हमें पट्टी दे रखी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी, 35 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आयतन निकालना है, क्योंकि पिघलाकर, जहाँ पे हमें पिघलाकर वर्ड दिख जाए वहां पे हमें पता चल गया कि आयतन निकालना है। तो 35 गुणा 11 गुणा 20, वैसे भी सवाल में हमें इतना सहूलियत हमें पहले से दे रखे कि अगले ने दिखा रखा है कि गुणा करना है, तो इतना अंदाजा तो हमें यहाँ से पहले ही लग गया कि क्या करना है, गुणा करना है। लेकिन उसके अलावा और क्या करना है, यहाँ पे एक चीज का ध्यान और रखना है, यहाँ पे क्या है देखो सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या है मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को या तो सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलो, एक चीज में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटीमीटर को ही मिलीमीटर में बदल लेते हैं। तो 1, 2 और 3, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10। तो कितने यहाँ पे देखो 3 जगह सेंटीमीटर है, तो क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, बराबर है। अब क्या करना है, पिघलाकर 0.7 मिलीमीटर त्रिज्या वाले एक तार का निर्माण करना है। देखो तार तो कुछ ऐसा होता है, बेलन के आकार का होता है तार हमारा, है ना। तार आप सबने देखे होंगे, तार का जो आकार होता है वो क्या होता है, बेलन नुमा होता है, ठीक है। गोल होता है यानी कि एक राउंड हो गया, और लंबाई जिसकी राउंड होता है और लंबाई होती है वो हमारा बेलन आकार का होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह हमें क्या दे रखा है, 7 मिलीमीटर, सॉरी 0.7, तो 7/10 गुणा 7/10 गुणा एच, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, एच की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पे देखो 11 दूनी 22, 7 से यहाँ पे हमारा एक 7 कट गया, 7 से यहाँ पे इधर क्या कट जाएगा, 5 कट जाएगा, है ना। अब आगे देखो, इसको इधर एच ले आएंगे, एच लेके आएंगे तो 5 गुणा 20 गुणा 1000 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है, यही करना है। सॉरी यहाँ पे 2 है तो 2 से हमारा कट जाएगा 10 पे, तो ये भी क्या हो गया हमारा 10 पे और कट गया। अब आगे देखो, यहाँ पे हमें क्या पूछ रखा है, लंबाई अगर हमसे मिलीमीटर में पूछी होती तो ये वाला कुल हमारा आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे हमें से लंबाई क्या पूछी है, मीटर में पूछी है। तो मीटर में पूछी है तो मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, तो 1000 से हमारा 1000 कट गया, तो एच कितना आ गया यहाँ पे हमारा 5000 मीटर, ठीक है, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 2 स्टेशन ए और बी की दूरी 107 किलोमीटर है। 2 स्टेशन ए और बी दोनों की दूरी कितनी, 107 किलोमीटर, ठीक है। एक 1.8 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन स्टेशन ए से बी के लिए 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना शुरू करती है। यहाँ पे एक ए ट्रेन जा रही है बी की तरफ, उसकी चाल कितनी दे दी, ए की चाल कितनी दे दी, 90 किलोमीटर पर आवर। सेकंड क्या दे दिया, और ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, 1.8 किलोमीटर। 2 चीजें दे रखी हैं हमें इस लाइन में, ट्रेन की लंबाई दे रखी है और ट्रेन की
चाल दे रखी है। सेकंड क्या, 10 मिनट बाद, यानी कि ये वाली जो ट्रेन है वो 10 मिनट तक चल चुकी है। ठीक है, 10 मिनट बाद बी की चाल कितनी, बी की चाल कितनी दे दी, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बी की लंबाई कितनी दे दी हमें, 1.2 किलोमीटर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसके आगे का जो भी आपको मैंने बताना था, जो जो डाटा हमें दे रखा है वो मैंने आपको बता दिया। इसके आगे का क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करके देखिए, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख लें, ताकि मेरे को भी पता चले कि आप कितना एक्टिव हो क्लास को लेके, आप क्वेश्चन को साथ साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसका आंसर आप खुद कमेंट में लिखना, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।